Good afternoon, students. So, in the last lecture, we have done the Newton's second law of motion, law of conservation of linear momentum, and the proof of law of conservation of linear momentum and Newton's third law of motion. So, now we are having some application of Newton's third law of motion. So, Newton's third law of motion plays an important role in the technical society. We are having a lot of application of Newton's third law of motion. Some are theoretical explanation, some are mathematical applications. So with the help of Newton's third law of motion, we can prove a lot of things. Okay. So firstly, today we are going to discuss an important question, that is Newton's second law is a real law of motion. How we can say that the Newton's second law is a real law of motion? Because we can derive both first law and Newton's third law of motion with the help of Newton's second law of motion. Or by taking the base of Newton's second law of motion, we can prove the Newton's first law of motion and Newton's third law of motion. So theoretical explanation answer, you should write this answer with the help of Newton's second law of motion, or by taking the base of the Newton's second law of motion, we can prove the Newton's first law of motion एंड न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन. तो देखिए न्यूटन जो आपकी फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन थी, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या थी? F इक्वल टू m इंटू ए. क्लियर स्टूडेंट? अब अगर किसी भी बॉडी पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स ऑन ए बॉडी, इट मींस जो ये F एक्सटर्नल है अगर आपका जीरो है तो m इंटू ए ये भी जीरो हो जाएगा आपका. m आपका जीरो नहीं हो सकता, इसका मतलब a आपका क्या होगा? जीरो. इसका मतलब क्या है कि न्यूटन की सेकंड लॉ के फॉर्मूले से हमने ये बता दिया कि कोई बॉडी अगर रेस्ट पे है तो आपका एक्सेलरेशन क्या होगा? जीरो. मतलब ये एक्सेलरेशन जीरो है, इसका मतलब बॉडी रेस्ट पे ही है. और हमारी फर्स्ट लॉ क्या थी? अगर आपकी बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगी जब तक कि कोई एक्सटर्नल या कोई भी फोर्स बॉडी पर ना लगा दिया जाए या बॉडी अपने आप कोई फोर्स ना लगा ले. ठीक है. अब देखिए यहां पर बॉडी कोई फोर्स नहीं लगा रही थी, इसका मतलब ए भी जीरो, इसका मतलब बॉडी किस पे है? रेस्ट पे है. तो हमने सेकंड लॉ की हेल्प से फर्स्ट लॉ को क्या कर दिया? प्रूफ कर दिया. अब हम करेंगे थर्ड लॉ, यानी ये क्या है? फर्स्ट लॉ प्रूफ, यानी प्रूफ ऑफ फर्स्ट लॉ. प्रूफ ऑफ first law of motion with the help of second law of motion. यानी जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है उसको हमने क्या कर दिया? प्रूफ कर दिया ऑलरेडी. अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे? सेकंड लॉ की हेल्प से थर्ड लॉ को प्रूफ करेंगे, यानी प्रूफ ऑफ थर्ड लॉ ऑफ मोशन. ठीक है, विद द हेल्प ऑफ सेकंड लॉ. अब थर्ड लॉ को प्रूफ करने से पहले एक डायग्राम बना देता हूं. सपोज कीजिए ये आपका हॉरिजॉन्टल सरफेस है, इस पर दो बॉडी रखी है. एक बॉडी तो ये है, ठीक है, ये बॉडी फर्स्ट, ये एक तो ये बॉडी है और दूसरी बॉडी है वो इसके ऊपर रखी है, यानी ये सेकंड बॉडी है. ये कौन सी है? फर्स्ट बॉडी. ये कौन सी है? सेकंड बॉडी. अब एक फोर्स क्या है? F12, ये भी बताऊंगा क्या है. और एक फोर्स क्या है? F21. यानी जो F12 फोर्स है वो दूसरी बॉडी लगा रही है फर्स्ट पर, और जो 21 है वो फर्स्ट बॉडी लगा रही है सेकंड पर. यानी F12 क्या है? वो फोर्स है जो सेकंड बॉडी लगा रही है फर्स्ट पर. तो देखिए सेकंड लॉ की हेल्प से F12 ये कितना आ गया आपका? सेकंड बॉडी लगा रही है फर्स्ट पर, यानी फोर्स किस पर लग रहा है आपका? फर्स्ट पर लग रहा है. ठीक है, फोर्स जो है किस पे लग रहा है? फर्स्ट पर. तो ये कितना हो गया? dP1 बाय dt. ठीक है, इसी तरह F21 क्या होगा आपका? dP2
2 बाय dt। इक्वेशन 1, इक्वेशन सेकंड, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, तो F12 प्लस F21 शुड बी इक्वल टू dp1 बाय dt प्लस dp2 बाय dt। क्लियर स्टूडेंट? अब हम F12 प्लस F21, आप dt कॉमन ले लीजिए इसमें, d बाय dt, अंदर क्या बच गया P1 प्लस P2। अब देखिए यहां पर आपको एक चीज समझनी है बेटा, अब ये बॉडी किसमें है? रेस्ट में। इसका मतलब कोई रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम नहीं हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ? d बाय dt P1 प्लस P2, ये क्या होगा आपका? 0। तो रख दीजिए इसमें 0। तो ये कितना हो गया आपका? F12 प्लस F21 शुड बी इक्वल टू 0। तो F12 आपका किसके को लगा? माइनस ऑफ F21। तो ये हमने प्रूफ कर दिया क्या आपका? थर्ड लॉ ऑफ मोशन किसकी हेल्प से? फर्स्ट सेकंड लॉ ऑफ मोशन की हेल्प से। तो ये हमारा क्या है? प्रूफ है थर्ड लॉ ऑफ मोशन का। किसकी हेल्प से? आपका जो है सेकंड लॉ को बेस में रखते हुए, यानी सेकंड लॉ को हमने क्या किया? बेस बनाया, जिससे हमने थर्ड लॉ को क्या कर दिया? प्रूफ कर दिया। क्लियर? उसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन, ये तो फर्स्ट क्वेश्चन था, क्या था कि हाउ वी कैन से दैट न्यूटन सेकंड लॉ इज ए रियल लॉ। तो क्या था कि वी कैन प्रूव द फर्स्ट लॉ एंड द थर्ड लॉ विद द हेल्प ऑफ सेकंड लॉ, एंड दैट इज व्हाई वी आर सेइंग दैट कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इज ए रियल लॉ ऑफ मोशन। उसके बाद हम एप्लीकेशंस करेंगे न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन की। न्यूटन थर्ड लॉ की बेटा, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन की काफी एप्लीकेशंस हैं। जो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, सबसे हम पहले करेंगे अपेरेंट वेट इन ए लिफ्ट और एलिवेटर। तो लिख लीजिए क्वेश्चन कि व्हाट आर द डिफरेंट केसेस ऑफ द अपेरेंट वेट व्हेन वी आर हैविंग अ लिफ्ट और ए एलिवेटर। तो इस क्वेश्चन को समझने से पहले देखिए, आप सपोज कीजिए, कॉन्ट्राडिक्ट कीजिए कि आप एक लिफ्ट में बैठे हैं या लिफ्ट में आप स्टैंडिंग पोजीशन में हैं। तो जैसे ही लिफ्ट ऊपर जाएगी, आप महसूस करेंगे कि मेरा जो वेट है वो इंक्रीज, मैं भारी हो गया। और जैसे लिफ्ट नीचे आएगी, आप ये देखेंगे कि मैं बहुत ही हल्का महसूस कर रहा हूं। तो देखिए, वेट तो आपका फिक्स है। कैसे आप कह सकते हैं कि मैं भारी महसूस कर रहा हूं ऊपर जाते वक्त या नीचे आते वक्त हल्का महसूस कर रहा हूं? ये प्रैक्टिकली है। आप कभी भी लिफ्ट में होंगे तो आपको ये चीज महसूस हो सकती है। वो चीज हम यहां प्रूफ करेंगे कि ऊपर जाते वक्त हम उसको क्या करते हैं कि हम भारी महसूस करते हैं, हम ये महसूस करते हैं कि हमारा वेट ज्यादा हो गया, और नीचे आते वक्त हम अपने आप को हल्का महसूस करते हैं। तो इसके लिए हम क्वेश्चन क्या है? लिफ्ट, ये जो आपका क्वेश्चन है वो है लिफ्ट का क्वेश्चन। अपेरेंट वेट ऑफ ए पर्सन इन ए लिफ्ट और एलिवेटर। जो आपका लिफ्ट और एलिवेटर है उसको आप अच्छी तरीके से लिख लीजिए कि लिफ्ट का और एलिवेटर का क्या मतलब है। यहां पर जो आपका जो क्वेश्चन होगा, अपीरेंट वेट ऑफ ए पर्सन इन अ लिफ्ट, ठीक है? और लिफ्ट को एलिवेटर भी बोलते हैं बेटा। तो सबसे पहले लिफ्ट क्या है? रेस्ट पोजीशन पे। फर्स्ट केस क्या है? व्हेन द लिफ्ट इज इन द रेस्ट पोजीशन, व्हेन द लिफ्ट इज इन रेस्ट पोजीशन। देखिए, रेस्ट, इससे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि आपका सपोज कीजिए कि आप एक वेइंग मशीन पर खड़े हैं। ये आपकी वेइंग मशीन है और आप यहां खड़े हैं वेइंग मशीन पर। तो आपको वेट कहां दिखेगा? ऊपर की तरफ अपना, यानी ये आपका कहां आएगा? ऊपर की तरफ। जो पॉइंटर है वो आपका सपोज कीजिए यहां आ गया और यहां आपका वेट मेजर कर दिया। सपोज कीजिए आपका वेट 50 kg है, इसने वेट मेजर कर दिया। तो हमने देखा तो नॉर्मल रिएक्शन क्या हुई? आर, मतलब हमने ऊपर की तरफ देखा तो वो क्या है? नॉर्मल रिएक्शन। वेट कहां है? ऊपर की तरफ। और आपका नीचे की तरफ क्या होगा? उसका
mg होगा। तो ये कॉन्सेप्ट आप याद रखिए कि ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन होगी और नीचे की तरफ mg होगा जब आप वेइंग मशीन पर खड़े होते हैं। तो यही कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे। वहां तो हमने वेइंग मशीन की हेल्प ली, यहां पर हम क्या करते हैं, सपोज कीजिए ये आपकी बॉडी है, ठीक है, मतलब ये पूरी लिफ्ट थी और ये आपकी बॉडी है, ठीक है। तो इसकी नॉर्मल रिएक्शन कहां गई, ऊपर की तरफ, और ट्रू वेट कहां गया, mg नीचे। देखिए ये होता है आपका अपेरेंट वेट, और ये होता है आपका ट्रू वेट। ये कभी भी चेंज नहीं होता है mg, होगा तो यही होगा आपका अपेरेंट, मतलब आपको दिखता है, ठीक है। जैसे रिफ्रैक्शन में था आपको ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, एक्चुअल में स्टार ट्विंकल नहीं करते, बट आपको आपकी आईज जो है सेंस करती है रिफ्रैक्शन, एटमॉस्फेयर रिफ्रैक्शन के कारण स्टार्स की ट्विंकलिंग। तो ये इसी तरीके से वो अपेरेंट वर्ड था, इसी तरीके से अपेरेंट वर्ड है, आपको लगेगा बट एक्चुअल में होगा नहीं। तो व्हेन द लिफ्ट इज इन द रेस्ट पोजीशन, तो ये जो r है आपका माइनस mg, ये 0 के बराबर हो जाएगा क्योंकि बॉडी रेस्ट पोजीशन में है। तो जो r है वो mg के इक्वल हो जाएगा। अब स्टूडेंट आपके माइंड में आया कि सर ने r माइनस mg क्यों लिखा। देखिए ये ऊपर की तरफ है, ये नीचे की तरफ। अभी हमने न्यूटन फर्स्ट लॉ थर्ड लॉ प्रूफ की थी ना, F12 शुड बी इक्वल टू माइनस ऑफ F21। तो दोनों फोर्स थे, इसी तरीके से दोनों आपके वेट है r और mg। तो r आप अगर पॉजिटिव लोगे तो mg नेगेटिव लेना पड़ेगा, रेस्ट में है तो ये 0 है, इसका मतलब r इक्वल टू mg। ये कितना हो गया आपका mg, मतलब ये रेस्ट में वर्टिकली मूव करती है, ऐसे हॉरिजॉन्टली मूव नहीं करती, इसका मतलब ये किस में है, रेस्ट में। तो r माइनस mg कितना हो गया आपका 0, ठीक है। उसके बाद सेकंड जो केस है, ये जो लिफ्ट है आपकी, ये बॉडी है आपकी, और ये जो लिफ्ट है आपकी ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है, एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से। ये कितना हो गया mg, ऊपर की तरफ जा रही है कांस्टेंट एक्सेलरेशन से, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से। तो इसमें क्या, जैसे लिफ्ट को ऊपर की तरफ खींचा जा रहा है, इसका मतलब लिफ्ट के ऊपर वर्टिकल ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है कोई, और वो लिफ्ट मूव कर रही है। तो न्यूटन सेकंड लॉ से वो फोर्स कितना हुआ, m इंटू ए, क्योंकि बॉडी मूव तभी कर सकती है जब फोर्स कितना है, m इंटू ए, मतलब उसमें एक्सेलरेशन आएगी, और यहाँ एक्सेलरेशन क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, कांस्टेंट, मतलब ऐसे नहीं है कभी कम होगी कभी ज्यादा, एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, कम भी होगी तो यूनिफॉर्मली कम होगी आपकी। तो इसको हम अच्छी तरह से कर लेते हैं। तो ये डायग्राम है, डायग्राम में देखिए आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ जा रही है, इसमें लिख लीजिए व्हेन द लिफ्ट एक्सेलरेट upward with uniform acceleration, when the lift accelerate with uniform acceleration upward, ठीक है, ऊपर की तरफ जा रही है। तो अभी जैसे मैंने बताया एक फोर्स लगेगा, तो जो आपका r माइनस mg पहले तो इक्वल टू 0 था, बट यहां 0 नहीं होगा, क्यों, क्योंकि फोर्स लगा रहा है, वो फोर्स कौन सा है, m इंटू ए, वर्टिकली उसको फोर्स लगा रहा है, तो वो कितना होगा, m इंटू ए। तो यहां से आपका जो r है वो कितना आ गया, m a प्लस m g, मतलब तो r की वैल्यू कितनी आ गई, m कॉमन ले लीजिए, क्या आ गई, a प्लस g, ठीक है। इसका मतलब जो अपेरेंट वेट है, जो अपेरेंट वेट है ये था, और ये क्या था आपका ट्रू वेट। देखिए अपेरेंट वेट आपका जो है r है, और ट्रू वेट कितना, m a प्लस जी। इसका मतलब देखिए a में कुछ ना कुछ ऐड, g में कुछ ना कुछ ऐड हो रहा है, ठीक है। तो आपका वेट क्या है, डिफरेंट है, तो आपको क्या लगेगा, हम क्या क्या नजर आ रहे हैं, भारी नजर आ रहे हैं, ठीक है, क्लियर बेटा। उसके बाद जो आपका है, इसका मतलब अपेरेंट वेट इंक्रीज हो गया, m a प्लस जी, ठीक है। पहले तो r इक्वल टू mg था, तो वो अपेरेंट वेट था, तो अपेरेंट वेट जो है आपका वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, ठीक है। मतलब ट्रू वेट तो mg था, तो अपेरेंट वेट आपका mg से मुकाबला करेंगे तो m a प्लस ये क्या हो गया, इंक्रीज, तो हमें भारी लगता है आपको। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट है थर्ड केस है कि लिफ्ट
डाउनवर्ड एक्सेलरेशन से, मतलब एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ आ रही है, ठीक है, एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से कहा है नीचे की तरफ। तो ये थर्ड केस है, व्हेन द लिफ्ट एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली, एक्सेलरेट with uniform acceleration, with uniform acceleration downward, ठीक है, नीचे की तरफ आ रही है। तो ये आपका लिफ्ट था और ये बॉडी थी आपकी। तो आर कहां गया? ऊपर की तरफ। ये आर की पोजीशन है, ये mg की पोजीशन है। अब नीचे की तरफ आ रही है कांस्टेंट एक्सेलरेशन से। अब आपको पता है कि कोई चीज नीचे आएगी तो ग्रेविटी क्या होगी? पॉजिटिव होगी। उसमें ग्रेविटी ऊपर गई थी, ग्रेविटी नेगेटिव थी, नीचे की तरफ आएगी ग्रेविटी क्या होगी? पॉजिटिव। तो इसमें आपका mg माइनस आर किसके इक्वल होगा? ma के। नीचे की तरफ आ रही है, फ्री फॉल नहीं है, उसको नीचे की तरफ एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन, एक्चुअली क्या है, पुली होती है, पुली सिस्टम, वो पुली उसको एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ धकेल रहा। तो यहां से आपका mg जो माइनस आर है वो किसके इक्वल होगा? ma माइनस mg, ठीक है। तो r किसके इक्वल होगा? mg माइनस ma। तो r m कॉमन ले लीजिए, कितना आ गया? g माइनस a। इसका मतलब ये अपेरेंट वेट था। अब की बार अपेरेंट वेट क्या हो रहा है? डिक्रीज। तो मैंने बताया था ना कि नीचे आते वक्त आप हल्का महसूस करेंगे, तो आपका जी में से कुछ ना कुछ घट रहा है। तो अब अपेरेंट वेट क्या होगा? डिक्रीज। तो अपेरेंट जो वेट है इस केस में डिक्रीज होगा, ठीक है। अपेरेंट वेट क्या होगा? डिक्रीज। तो स्टूडेंट ये आपका लिफ्ट का क्वेश्चन था जिसमें आपका अपेरेंट वेट क्या हो गया? डिक्रीज। अब जो फोर्थ केस है, सपोज कीजिए एकदम से जो लिफ्ट जिसमें चल रही, मतलब लिफ्ट जो सिस्टम था उसमें आपको पता है एक रस्सी होती है, तो एकदम से जो रोप जो है सडनली जो है आपकी टूट गई, ब्रेक हो गई। तो उस केस में क्या होगा? जैसे रोप ब्रेक होगी, देखो आपका आर की वैल्यू कितनी आई थी? m g माइनस ए। जैसे ही रोप ब्रेक हो जाएगी, ये फोर्थ केस है, इसमें क्या है? सडनली रोप ब्रेक। तो g किसके इक्वल हो जाएगा? a किसके इक्वल हो जाएगा? g के। क्यों? पहले तो वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ आ रहा था, जैसे रस्सी टूटी तो जो एक्सेलरेशन है वो भी किसके बराबर होगी? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब उसका फ्री फॉल हो गया। तो इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। तो r इक्वल टू m g माइनस a, कितना हो गया? g। तो r इक्वल टू कितना हो गया? 0, मतलब नॉर्मल रिएक्शन 0 हो गई आपकी, ठीक है। तो आपका अपेरेंट वेट भी कितना हो गया? आपका 0 उस केस में जब सडनली आपकी जो रोप है, रस्सी है, वो टूट जाती है आपकी, ठीक है स्टूडेंट। सो दिस इज अबाउट द लिफ्ट सिस्टम। आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे लिफ्ट सिस्टम में। अब हम पुली सिस्टम करेंगे। पुली सिस्टम में टेंशन और एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। देखिए टेंशन क्या होती है? सपोज कीजिए रस्सी है, रस्सी आपकी इस तरीके से मैंने किसी चीज से ऐसे बांध दी ऊपर किसी चीज से, और रस्सी नीचे आ गई, तो ये रस्सी अपने आप को इस तरीके से हिलेगी नहीं, अपने आप को बैलेंस करने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगाएगी जिसको बोलते हैं टेंशन, और जो जिसको किससे डिनोट करते हैं? टी से डिनोट करते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट हम यहां यूज करेंगे बेटा। तो ये पुली सिस्टम जो आपका नेक्स्ट है आपका, वो क्या है? पुली सिस्टम। जो पुली सिस्टम है उसमें हमें क्या निकालनी है? एक्सेलरेशन और पुली सिस्टम, इसमें हमें एक्सेलरेशन और टेंशन निकालनी है वैल्यू। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में आता है। इस पे या तो न्यूमेरिकल आएगा या फिर आपका क्वेश्चन आएगा। ये आपकी पुली है, क्लियर। और यहां आपने एक मास लगा रखा है जिसकी वैल्यू कितनी है? m1। और यहां कितना है आपने मास? ये वैल्यू है मास की कितनी है? m2। अब ये जो है आपका ध्यान रखना, अब यहां पर आपका m2 ज्यादा है किससे? m1 से। ये पुली सिस्टम है, फ्रिक्शनलेस पुली है आपकी। ये रस्सी इसके ऊपर से आ रही है ऐसे, ठीक है। तो इसमें टेंशन आएगी अपोजिट डायरेक्शन में, इसमें भी टेंशन आएगी अपोजिट डायरेक्शन में, टी। मैंने अभी बताया था कि रस्सी अपने आप को बैलेंस करती है टेंशन फोर्स से, ठीक है। अब ये ऊपर की तरफ जा रही है किसके? कांस्टेंट एक्सेलरेशन से, और ये नीचे की तरफ आ रही है एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से। दोनों केस में हम
हम जैसे मैंने लिफ्ट में अप्लाई किया था फॉर्मूला वैसे इसमें अप्लाई करेंगे। तो देखिए आपका यहां कितना हो गया, देखिए यहां पे आर की जगह कितना टी, तो टी माइनस m1g शुड बी इक्वल टू, अब ऊपरी तरफ फोर्स लग रहा है तो m1 इंटू ए, ठीक है। ये आपकी क्या हो गई फर्स्ट इक्वेशन। अब यहां पर भी लगाएंगे, अब यहां पर m2g होगा, क्यों, क्योंकि नीचे की तरफ ग्रेविटी क्या होती है पॉजिटिव जब हम नीचे आते हैं, माइनस टी इक्वल टू m2 इंटू ए। अब कुछ नहीं है, मैथमेटिक्स है, दोनों इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन को सोल्व करके ए और टी की वैल्यू निकालनी है। तो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड भी यूज कर सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड भी यूज कर सकते हैं। तो मैं एलिमिनेशन मेथड जो है आपका यूज कर देता, m1g शुड बी इक्वल टू m1a और माइनस टी प्लस m2g शुड बी इक्वल टू m2 इंटू ए, ठीक है। इस टी से टी कैंसिल हो गया, मतलब दोनों को हमने ऐड कर दिया। अब यहाँ पे कितना g कॉमन ले लो, क्या बच गया m2 माइनस m1, और ये कितना बन गया a कॉमन ले लो m1 प्लस m2। तो डेफिनेटली बेटा a की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, a की वैल्यू आ गई m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू g। ये वैल्यू किसकी आ गई बेटा a की। अब आप या तो a की वैल्यू इसमें पुट करो, t की वैल्यू आ जाएगी, या एक और मेथड आपका, आप इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो, फर्स्ट और सेकंड को, फर्स्ट और सेकंड को आप क्या कर दो डिवाइड, जिससे एक a कैंसिल हो जाएगा, आप t की वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी। डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकंड, ये ऑपरेशन लगा दीजिए। तो t माइनस m1g इक्वल टू m1a अपॉन m2g माइनस t, और यहाँ पे कितना हो जाएगा m2a। अब a से a कैंसिल हो गया, तो ये फाइनल इक्वेशन क्या बन गई, t माइनस m1g अपॉन m2g माइनस t इक्वल टू m1 बाय m2। अब स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, मतलब इसकी मल्टीप्लिकेशन इससे, इसकी इससे, तो m2 t माइनस m1g इक्वल टू m1 m2g माइनस t। क्लियर। अभी कितना बन गया आपका, ये बन गया m2t माइनस m1 m2g इक्वल टू, ठीक है, m1 m2g माइनस m1t। क्लियर। अब इसको मैं यहां पे सोल्व कर लेता हूं। तो ये कितना है आपका m2t माइनस m1 m2g इक्वल टू m1 m2t माइनस m1t। अब हम क्या करेंगे, m2t, t की टर्म एक तरफ ले आइए, m1t, और ये उसी तरफ चला जाएगा m1 m2t, और ये प्लस हो जाएगा m1 m2 आपका, ये कितना m1 m2 g है, सॉरी ये कितना है g, तो ये भी कितना हो जाएगा g। ये क्या था m2t माइनस m1 m2g इक्वल टू m1 m2g माइनस m1t। अब ठीक है, अब यहां पर ये कितना t कॉमन ले लीजिए, अंदर क्या रहेगा m1 प्लस m2, और यहां आप ये भी g था, ठीक है, तो ये कितना बन गया 2m1 m2g, ठीक है। तो t की वैल्यू कितनी आ गई 2m1 m2g अपॉन m1 प्लस m2, तो ये किसकी वैल्यू आ गई t की। तो बेटा हमने एक्सेलरेशन की भी वैल्यू निकाल ली और टेंशन की भी वैल्यू निकाल ली। तो दो क्वेश्चन थे ये बड़े इंपॉर्टेंट, तीन क्वेश्चन हमने आज किए। पहला क्वेश्चन कौन सा, न्यूटन सेकंड लॉ इज कॉल्ड ए रियल लॉ, व्हाई, तो उसकी एक्सप्लेनेशन की। उसके बाद हमने लिफ्ट का क्वेश्चन किया, अपेरेंट वेट को और ट्रू वेट को कंपैरिजन किया, कहाँ अपेरेंट वेट बढ़ रहा है, कहाँ अपेरेंट वेट घट रहा है। ऊपर जाते वक्त अपेरेंट वेट की वैल्यू क्या होती है इंक्रीज, नीचे आते वक्त अपेरेंट वेट की वैल्यू क्या हुई थी डिक्रीज, ठीक है। थर्ड हमने किया पुली सिस्टम, उसमें हमने एक्सेलरेशन और टेंशन निकाली। ओके, so student, in the next lecture we will do the next topic depend upon this chapter. Okay, thank you.